नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः मैं राजेश शर्मा आपके बीच में आपके YouTube चैनल एक्सीलेंट 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, जैसा कि आप पढ़ रहे थे वॉइस, और वॉइस में आप लोगों ने अभी तक इम्परेटिव सेंटेंस को समाप्त की ओर बढ़े हुए थे, तो हम अब चलते हैं आप लोगों को इम्परेटिव सेंटेंस का एक महत्वपूर्ण रूल्स देने कि यदि इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्य से दबाव का बोध हो। किसका बोध हो? यदि इम्परेटिव सेंटेंस से दबाव का बोध हो, अर्थात वाक्य का प्रारंभ डू शब्द से हो और उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाओ, तो उस वाक्य का पैसिव हम कैसे बनाएंगे। तो आइए देखते हैं नियम को देखें। यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य इम्परेटिव में हो, और उस वाक्य से दबाव का बोध हो, अब दबाव मीन्स बाध्यता भी होगा, दबाव का बोध हो। अब कैसे आप जानेंगे कि वाक्य इम्परेटिव में है और इम्परेटिव के वाक्य से दबाव का बोध हो? तो हम यहाँ बता दे रहे हैं मित्रों आप लोगों को, अर्थात वाक्य का प्रारंभ डू से हो और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दिया हो। अब आइए इसको हम सूत्र के माध्यम से समझते हैं। देखिएगा, एक्टिव वॉइस का वाक्य इस तरीके से अगर इस क्रम में है, डू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य इस क्रम में होता है तो आप इसका जब पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? लेट से बनाना चाहें तो लेट प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस लेट से ना बनाकर बेटा इसको एक दूसरे वे से बनाइए। पैसिव सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इस क्रम में आएगा। अब देखिए, जैसे कह दिया जाए डू ईट द फूड। एक बार मित्रों हम इसका अर्थ बता देना चाहते हैं। अर्थ इसका क्या होगा? खाना खाइए ना, या खाना खाएं तो सही। अब ये दबाव यानी भोजन करने पर दबाव बताया गया। अब यहां पर जब पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? द फूड मस्ट बी ईटेन, इस तरीके से। या कह दिया जाए डू सिंग अ सॉन्ग मीन्स गीत गाइए तो सही, या गीत गाइए ना। इसका हो जाएगा अ सॉन्ग मस्ट बी संग। इस तरीके से मित्रों आपका इम्परेटिव सेंटेंस समाप्त होता है। अब हम चलते हैं आपको पैसिव बनाने के कुछ अन्य नियम की ओर। तो इस तरीके से अगर कोई आपसे एक्टिव पूछ ले रहा है कि इसका पैसिव कैसे होगा, तो आप ये नियम अपनाएंगे। यहाँ पर लेट या शुड का प्रयोग ना करके, बल्कि जहां पर शुड का प्रयोग करते हैं वहीं पर मस्ट यूज कर दीजिए और इसका पैसिव हो जाएगा। अब आइए
आगे हम चर्चा करते हैं कुछ अन्य नियम का। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के कुछ अन्य विशेष नियम। एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ अन्य विशेष नियम। तो सबसे पहला नियम आपका है एक्टिव वॉइस यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में वर्ब बी के साथ गोइंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो, गोइंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो, तो उस वाक्य का पैसिव वॉइस बनाते समय गोइंग को ज्यों का त्यों रखते हैं और टू के साथ बी तथा दी हुई क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके वाक्य बना देते हैं। टू के साथ बी और दी गई क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके वाक्य बना देते हैं। बाकी नियम उपरोक्त रहेगा, कर्ता को कर्म और कर्म को कर्ता बनाते रहेंगे। आइए एक वाक्य देखते हैं, जैसे कह दिया जाए आई एम गोइंग टू टेल अ स्टोरी। आई एम गोइंग टू टेल अ स्टोरी। अब देखिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नियम अगर फॉलो करके आप लगाते हैं तो वाक्य गलत हो जाएगा। ये कम्पिटेटिव लेवल का है बेटा, इसको जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर टू टेल अ स्टोरी, अब गोइंग के साथ ये आपका टू टेल इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव यानी टू प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। तो अब अ स्टोरी को सब्जेक्ट बना लेंगे तो हो जाएगा अ स्टोरी। अब स्टोरी एक है इसलिए साइक्रिया इज लगाकर गोइंग को जौकाते, हमने बताया बनाते समय गोइंग को जौकाते और रखते हैं। केवल जो कर्म है वो कर्ता बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब बी के रूप में, जैसा कि आप जानते हैं वर्ब बी जो होता है बेटा वो उसके अंतर्गत इज, एम, आर ये प्रेजेंट टेंस में और वाज या वर पास्ट टेंस में होता है। तो वर्ब बी माने इज, एम, आर, वाज, वर के साथ अगर गोइंग आ रहा है और उसके बाद टू प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, इसका जब भी पैसों बनाएंगे तो गोइंग को आपका ज्यों काते हुए आएगा। आई स्टोरी को सब्जेक्ट बना लेंगे और अकॉर्डिंग टू द स्टोरी यहाँ पर आपको इज का प्रयोग करना होगा एक वचन का, क्योंकि आई करता था आई एम लगा एक्टिव में, पैसिव में स्टोरी करता हुआ तो इज आप लगाएंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद गोइंग को ज्यों कहते हो, गोइंग फिर टू प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म अर्थात इन्फिनिटिव को ही पैसिव में बनाएंगे और इन्फिनिटिव का पैसिव बनाने का तरीका है टू के साथ बी लगाकर और क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो यह हो जाएगा टू बी टोल्ड बाय मी, आई स्टोरी इज गोइंग टू बी टोल्ड बाय मी। अब देखिए बेटा यहाँ पर गोइंग जाने का अर्थ ना दे करके बल्कि ये अबाउट टू के अर्थ में अर्थात वाला, वाली, वाले का अर्थ देता है। आई एम गोइंग टू टेल अ स्टोरी मीन्स मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ, सॉरी आपको नहीं है, मैं कहानी सुनाने वाला हूँ या मैं कहानी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर इसका जब पैसों बनाएंगे अ स्टोरी इज गोइंग टू बी टोल्ड बाय मी, मेरे द्वारा एक कहानी सुनाए जाने वाला है, ये अर्थ देगा।
ऑन द सेम वे एक और वाक्य देखेंगे, मोहन वाज गोइंग टू चीट मी, मोहन वाज गोइंग टू चीट मी, मोहन मुझे धोखा देने वाला था, बच गया, नहीं दे पाया। अब देखिएगा मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा। अब आई के अकॉर्डिंग भी सहायक क्रिया वाज ही प्रयोग होगा, आई वाज, और गोइंग को जब कहते हो गोइंग, बाकी टू बी, चीट क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बेटा चीटेड बाई मोहन, आई वॉज गोइंग टू बी चीटेड बाई मोहन। तो इस तरीके से ये अदर रूल्स के अंतर्गत पहला नियम हुआ। अब हम आपको दूसरा रूल्स बताने जा रहे हैं, दूसरे नियम को भी ध्यान में रखिएगा। दूसरा नियम यह है कि अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में कोई ऐसा क्रिया हो जिसका कर्म व्यक्तिवाचक के रूप में बोध हो देख लेकिन दिया ना हो, तो ऐसी स्थिति में हम पैसिव सब्जेक्ट के रूप में वन का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं। आइए दूसरा रूल्स देखिए, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में कोई ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब दिया हो जिसका कर्म न हो किंतु कर्म के रूप में सजीव संज्ञा का बोध हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय पैसिव सब्जेक्ट के रूप में वन मान लेते हैं। बाकी टेंस या सेंटेंस के आधार पर आप पैसिव बना देंगे। सपोज दैट एक वाक्य देखिएगा, आई एम कॉलिंग, मैं बुला रहा हूं। अब देखिए बुलाने के लिए जब भी बुलाया जाता है तो किसी सजीव व्यक्ति को बुलाया, सजीव संज्ञा को बुलाया जाता है, किसी निर्जीव संज्ञा को नहीं बुलाया जाता। कह दिया जाए आई कोट, इधर आ, कोट तो आएगा नहीं, कि आएगा नहीं आएगा ना, बॉटल इधर आ, ट्यूबलाइट इधर या, माने ये निर्जीव संज्ञाएं हैं जिनको हम बुला नहीं सकते। लेकिन अब यहाँ कॉलिंग एक ऐसी क्रिया जहां पर जब भी बुलाएंगे या तो कुत्ते को बुलाएंगे वो सजीव है, या तो तोता को बुलाएंगे वो सजीव है, या किसी व्यक्ति विशेष को बुलाएंगे वो सजीव है। तो ऐसी स्थिति में आप ये मत सोचिएगा कर्म नहीं है इसका पैसिव नहीं बनेगा। अब ये सजीव है तो अब इस सजीव क्रिया का जो कर्म बन रहा है, इस ट्रांजिटिव क्रिया का जो कर्म बन रहा है वो क्या होगा, सजीव संज्ञा। ऐसी स्थिति में हम वन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में रख लेंगे, हो जाएगा वन इज। टेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसलिए बीइंग कॉल्ड बाई मी, मेरे द्वारा बुलाया जा रहा है। यहां पर वन का कोई अर्थ नहीं होगा, यहां पर वन का कोई भी अर्थ नहीं होगा, बल्कि होगा मेरे द्वारा बुलाया जा रहा है। अब पता नहीं कौन बुलाया जा रहा है ये पता नहीं, लेकिन है कोई व्यक्ति। अब ये तो कंटिन्यूअस चाहे जिस टेंस में होगा, ऐसी अगर क्रिया आ रही है
तब आप एज अ पैसिव सब्जेक्ट वन का प्रयोग करोगे। जैसे कह दिया जाए व्हाट डिड यू सॉरी व्हाट से नहीं, क्योंकि इसका दूसरी तरीके से हो जाएगा बेटा, हो जाएगा यू डिड नॉट कॉल, यू डिड नॉट कॉल। अब कॉल क्रिया का कोई कर्म है, आप नहीं बुलाए। अब किसी को नहीं बुलाए यानी कोई व्यक्ति ही है, तो क्या हो जाएगा वन। अब डिड माने पास्ट इंडेफिनिट, इसमें साइकिल या वाज या वर लग जाएगा, वाज नॉट, और कॉल क्रिया का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। या कह दिया जाए यू चीट्स, आप धोखा देते हैं। तो किसी वस्तु को तो धोखा नहीं मिलेगा, किसी निर्जीव को भी धोखा नहीं मिलेगा, कुछ किसी व्यक्ति को धोखा मिलेगा। तो क्या हो जाएगा वन इज चीटेड बाई यू। तो इस तरीके से मित्रों, अगर ट्रांजिटिव वर्ब दिया है और कर्म नहीं है किंतु कर्म के रूप में सजीव संज्ञा का बोध होता है, तो पैसिव बनाते समय पैसिव सब्जेक्ट के रूप में वन का प्रयोग करते हैं, वन मान लेते हैं। अब अगला रूल्स देखिए, आवश्यक रूप में एक अगला नियम, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब हो और उसका कोई कर्म न हो किंतु कर्म के रूप में सजीव या निर्जीव, अब कोई ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब होगा वाक्य में, अभी तक तो ट्रांजिटिव वर्ब था, लेकिन ऐसा जिस कर्म ना होने पर किंतु ऑब्जेक्ट के रूप में सजीव का, लेकिन जब निर्जीव या सजीव दोनों का बोध होगा, कर्म के रूप में सजीव या निर्जीव का बोध हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय स्वयं से पैसिव सब्जेक्ट के रूप में इट मान लेते हैं। अब देखिएगा कब पैसिव सब्जेक्ट के रूप में इट मानेंगे, जब कोई ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब हो जिसका कर्म या तो सजीव हो सकता है या निर्जीव। जैसे कह दिया जाए श्याम वाज टीचिंग, श्याम पढ़ा रहा था। अब बेटा यहां पर पढ़ाने के लिए किसी व्यक्ति को भी पढ़ा सकता है ना, या कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। ऐसी स्थिति में आप वन का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, पैसिव बनाते समय पैसिव सब्जेक्ट रूप में इट मानेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका, इट वाज बीइंग टॉट बाई श्याम, इट वाज बीइंग टॉट बाई श्याम। अब देखिएगा एक और वाक्य,
माय फ्रेंड नेम्ड श्यामधर, माय फ्रेंड नेम्ड श्यामधर डज नॉट सॉल्व, मेरा मित्र श्यामधर नामक मेरा मित्र हल नहीं करता है, समाधान नहीं करता है। अब यहां देखिएगा, अब क्या समाधान नहीं करता है? अब यहां पर किसी फैक्ट का बोध हुआ। जब फैक्ट का बोध हो रहा तो आप कर्ता के रूप में इट मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा? इट डज है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो आप इज का प्रयोग करके इट इज नॉट सॉल्व्ड, इट इज नॉट सॉल्व्ड। अब किसके द्वारा समाधान नहीं हो रहा है? माय फ्रेंड नेम श्यामधर हो जाएगा माई फ्रेंड नेम्ड श्यामधर। अरे भैया वही श्यामधर जो श्यामधर कोचिंग सेंटर है हमारी बंदीपट्टी चौराहे में, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये आपका तीसरा रूल हुआ। तो कल हम पुनः आप लोगों से मिलते हैं इसी समय इसी वक्त, और आप कंटिन्यू वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपके पास हर एक नए नए नियम मिलते रहें और आप अपने जानकारी को इंक्रीज करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।